आप शायद सोचते हैं कि अपने निर्णयों और विचारों पर आपका पूरा नियंत्रण है, लेकिन कितनी बार वे किसी और चीज द्वारा निर्देशित होते हैं। कुछ ऐसा जो आपको गहराई से घटित होने का आभास भी नहीं होता। आपके मन के भीतर यहाँ 21 संज्ञानात्मक मंजाल, भ्रांतियां, पूर्वाग्रह और अन्य घटनाएं हैं जो आपके मस्तिष्क के भीतर मौजूद हैं। अजीब बातें जो सभी इंसानों के दिमाग में घर कर गई हैं। आप अपना पूरा जीवन या वयस्कता तक पूरी तरह से अनजान रह सकते हैं कि आप इन सोच संबंधी त्रुटियों और मानसिक शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं जो आपकी दिन प्रतिदिन की सोच को प्रभावित करते हैं। आप उन्हें बंद नहीं कर सकते या अपने दिमाग से हटा नहीं सकते, लेकिन उन कुछ लोगों में से एक हैं जो कब नोटिस कर सकते हैं। वे आपके दिमाग में उठते हैं और उन स्थितियों को जानना जिनके द्वारा आपके निर्णय लेने पर उनके कार्य करने की संभावना है, अधिक विचारशील और तर्कसंगत विचारक बनने के पहले कदमों में से एक है। यह 2 भाग वाली श्रृंखला मुख्य रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कन्नमैन और उनकी अद्भुत पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के कार्यों से प्रेरित है। निष्कर्ष निकाला और सिफारिश की कि इनमें कवच जोड़ने की जरूरत है। सबसे ज्यादा नुकसान वाले क्षेत्र प्रथम दृष्टया यह कार्रवाई का सबसे उचित तरीका प्रतीत होता है। हमें उन जगहों पर और अधिक कवच लगाने की जरूरत है जहां विमानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि अब्राहम वार्ड नाम के एक गणितज्ञ ने शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक त्रुटि को तुरंत इंगित किया। वे केवल उन विमानों के डेटा पर शोध कर रहे थे जो उनके मिशन में बच गए थे और जिन बमवर्षकों को मार गिराया गया था उनमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। वार्ड ने प्रस्तावित किया कि वे अपना प्रारंभिक निर्णय बदल दें और इसके विपरीत करें। उन क्षेत्रों को बख्तर बंद कर दिया जहां जीवित बचे विमानों पर हमला नहीं हुआ था, क्योंकि ये वास्तव में वे क्षेत्र थे जो अन्य बमवर्षक विमानों को घातक क्षति पहुंचा रहे थे जो जीवित नहीं बचे थे। उत्तरजीविता पूर्वाग्रह एक तार्किक त्रुटि है जहां डेटा हम हैं। प्रस्तुत जनसंख्या के केवल एक उपसमूह का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले से ही किसी प्रकार की फिल्टरिंग प्रक्रिया से बच चुका है। अधिक सरलता से हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इस प्रक्रिया में बची रहीं और जो असफल हुए उन्हें नजरअंदाज करें। लोग ऐसी बातें कह सकते हैं जैसे उन्होंने इस समय और युग में बहुत मजबूत और अधिक सुंदर इमारतें बनाई, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि यह एकमात्र इमारतों में से एक है जो इतने लंबे समय तक जीवित रही और उस समय और युग की 99% इमारतें शायद कमजोर और बदसूरत थीं, लेकिन अब हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं। यहाँ एक और उदाहरण है। आप एक नए शहर में जाते हैं, आप उस क्षेत्र में कई सफल रेस्तरां देखते हैं और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि ये सभी रेस्तरां हैं सफल, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो चीज आपके लिए अदृश्य है वह वे सभी रेस्तरां हैं जो पिछले वर्षों में विफल रहे थे। जब आप केवल विजेताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो उत्तरजीविता पूर्वाग्रह पैदा होता है। आप चुनौती को कम आंकें और अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिक महत्व दें। जहां देखो वहां सफल अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। वास्तव में आपके बनने की संभावना 0 से 1 अंश ऊपर है। सफल, लेकिन किसी को भी सभी विफलताओं में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए सभी विफलताओं की कब्रगाह आपके लिए काफी हद तक अदृश्य है। समाज और मीडिया केवल विजेताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन अभिनेताओं को गूगल करने का प्रयास करें जो कभी नहीं इसे बनाया, या वे लोग जो कॉलेज छोड़ने के बाद जीवन में असफल हो गए और आपको कुछ भी उपयोगी पाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। प्रत्येक रॉकस्टार के लिए असफलता के कब्रिस्तान में हजारों लोग होते हैं जो कभी सफल नहीं हो पाते। प्रत्येक स्टार्टअप व्यवसाय के लिए हजारों असफल स्टार्टअप होते हैं। हर किसी को अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, लेकिन उत्तरजीविता पूर्वाग्रह से यह न सोचें कि चुनौती जितनी आसान लगती है उससे कहीं ज्यादा आसान है। अपने अत्यधिक आशावादी विश्वासों से सावधान रहें जो अदृश्य विफलताओं के कारण होते हैं। स्वसेवारक पूर्वाग्रह और मौलिक एट्रिब्यूशन त्रुटि। आपको अपनी कड़ी मेहनत के कारण परीक्षा में ए प्राप्त हुआ। हालांकि आप एक परीक्षा में असफल हो गए क्योंकि शिक्षक अनुचित है और आपको पसंद नहीं करता है। सीईओ के लिए उस वर्ष कंपनी में जो भी महान चीजें हुई वे उनके शानदार निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। यदि कंपनी का वर्ष खराब रहा तो अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियां और सरकारी नीतियां दोषी हैं। स्वार्थी पूर्वाग्रह के अनुसार हमारी असफलताएं बाहरी ताकतों के कारण होती हैं, लेकिन हमारी सफलताएं हमारे आंतरिक कार्यों का परिणाम होती हैं। अधिकांश लोगों के लिए किसी नकारात्मक परिणाम पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया इसके लिए बहाना ढूंढना और दूसरों को दोष देना है। इससे निपटने के लिए पहला कदम बस इस पूर्वाग्रह के प्रति जागरूक होना है, विनम्रता का अभ्यास करने का प्रयास करना है और हमेशा दूसरों से अपनी ताकत और कमजोरियों पर जवाबदेही और प्रतिक्रिया मांगे। स्वसेवा पूर्वाग्रह भी मौलिक एट्रिब्यूशन त्रुटि से निकटता से जुड़ा हुआ है। हम दूसरों के व्यवहार को उनके व्यक्तित्व या मौलिक चरित्र के आधार पर आंकते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार का श्रेय परिस्थितिजन्य कारकों को देते हैं। यदि साइमन को काम करने में देर हो जाती है तो इसका कारण यह है कि वह एक आलसी व्यक्ति है और ऐसा नहीं होता। उसके काम को गंभीरता से लें। हालांकि यदि आपको काम करने में देर हो जाती है तो यह यातायात और मौसम की गलती है। अपने आप को उन स्थितियों में पकड़ने की कोशिश करें जहां आप किसी और को उनके व्यक्तित्व के आधार पर इस तरह आंक रहे हैं कि आप उसी परिदृश्य में बाहरी कारकों को दोषी ठहराएंगे। Try to catch yourself in situations where you're judging someone else on their मसा personality पूर्वाग्रह। in a way that you would blame external factors in the same scenario. आपने शायद ऐसे लोगों का सामना किया होगा जो लगातार कहते रहते हैं, मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, मुझे पता था कि स्टॉक गिरने वाला है।
मैं जानता था कि वह चुनाव हारने वाली है। मैं जानता था कि जैक और मैरी का ब्रेकअप होने वाला है। घटना घटना के बाद वे हमेशा विशेषज्ञ होते हैं। घटित हुआ। यह पूर्वदृष्टि पूर्वाग्रह है, अन्यथा इसे मैंने आपको ऐसा बताया था घटना के रूप में जाना जाता है। जब हम पिछली घटनाओं पर नजर डालते हैं तो सब कुछ स्पष्ट और अपरिहार्य लगता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कंप्यूटर हैं जिसमें एक वायरस है, पूर्वदृष्टि पूर्वाग्रह, जो आपको पिछली जानकारी पर लिखने के लिए प्रेरित करता है। इस वायरस के परिणामस्वरूप आप डेटा की पिछली स्थितियों का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ हैं। हर बार जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जीवन के एक नए संस्करण में अपडेट होता है, आप अतीत में जो विश्वास करते थे उसे स्मृति में याद करने की आपकी क्षमता बहुत हद तक खो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी यादें स्पष्ट हैं, लेकिन वास्तव में हम अतीत को ठीक से याद रखने में कमजोर हैं। स्पष्टदृष्टि पूर्वाग्रह एक स्मृति विकृतक है। घटना से पहले आपने वास्तव में क्या कहा या विश्वास किया, इसकी स्मृतियों को आपके अतीत की राय या विश्वास को वास्तविकता के अनुरूप बनाने की कोशिश के लिए विकृत किया जाता है। घटित यहाँ एक उदाहरण है। चुनाव से पहले आप वास्तव में यही मानते थे। आपके द्वारा देखे गए परिणाम आपके मस्तिष्क में अद्यतन हो जाते हैं। वायरस काम करने लगता है और अब जब आप उस स्मृति पर वापस जाते हैं, इसे विकृत कर दिया गया है। और स्मृति विकृति हमेशा आपके पक्ष में विकृत होती है। इससे लोगों को उनकी कही गई बातें, उनकी पिछली राय गलत याद आती है और लोग सब कुछ समझाने में अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। कारण कि कुछ घटित हुआ। उस समय जमीनी स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की घटनाएं शायद कुछ इस तरह दिखती थीं। लेकिन इस तथ्य के बाद दूरदर्शिता के साथ लोगों ने इसे एक सुव्यवस्थित क्रम में रख दिया। ऐसी घटनाएं जिन्हें लोगों को आते हुए देखना चाहिए था। पूर्वदृष्टि पूर्वाग्रह विशेष रूप से निर्णय निर्माताओं, डॉक्टरों, प्रशिक्षकों, सीईओ और वित्तीय सलाहकारों के लिए हानिकारक है, क्योंकि दर्शक किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करते, उनके निर्णय लेने की सुदृढ़ता, लेकिन परिणाम अच्छा था या बुरा। हम अच्छे निर्णय लेने को दोष देते हैं जिसके कारण बुरा परिणाम आया, लेकिन हम खराब निर्णय लेने की प्रशंसा करते हैं जिसके कारण अच्छा परिणाम आया। यह आसान है। जब जो कुछ घटित हुआ उसके सारे तथ्य हमें मालूम हैं तो हम दोषी हैं। हम अतीत को अतिसरलीकृत कर देते हैं, जबकि उस समय संदेह, अनिश्चितता या जटिलता थी। लोग बातें कहने पर उतारू हो जाते हैं, जैसे मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ, मुझे इसे आते हुए देखना चाहिए था, जबकि वास्तव में उन्होंने उस जानकारी के आधार पर ठोस निर्णय लिए जो उस समय उनके पास उपलब्ध थी। चिंता मत करो मेल, गलती स्पष्ट लगती है अब, लेकिन यह सिर्फ पूर्व दृष्टिकोण है। तुम्हें पहले से पता नहीं चल सका था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल यही चीज घटित होने वाली है। क्या आपको यकीन है? मुझे याद है आप कुछ बिल्कुल अलग बात कह रहे थे। See, I told you this exact thing was going to happen. Are you sure? I remember you saying something quite different. मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था। 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 उपलब्धता पूर्वाग्रह। जोहान्सबर्ग सुरक्षित है। मैं वहां एक आदमी को जानता हूं जो वहां रहता है और उसे अपराध से कभी कोई समस्या नहीं रही। धूम्रपान इतना बुरा नहीं है। मेरे चाचा 50 वर्षों से धूम्रपान कर रहे हैं और वह अभी भी जीवित हैं। मनुष्य सांख्यिकीय रूप से सोचने में बेहद खराब हैं, भले ही वे शिक्षित हों। हम उन उदाहरणों का उपयोग करके दुनिया की एक तस्वीर बनाते हैं जो सबसे आसानी से दिमाग में आते हैं। निसंदेह यह अतार्किक है और वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। हम कुछ साबित करने की कोशिश करने के लिए इस तरह के बयानों का उपयोग करते हैं, लेकिन वे वास्तव में कुछ भी साबित नहीं करते हैं। जब हम इस तरह बोलते हैं तो हम उपलब्धता पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं। समाचारों में विमान दुर्घटनाओं को याद करना आसान है, सुरक्षित उड़ानों को याद करना कठिन है। उपलब्धता संबंधी पूर्वाग्रह हमें उड़ान के अतार्किक भय की ओर ले जा सकता है। पिछले सप्ताह समाचारों में शार्क के हमले की कहानी याद करना आसान है, समुद्र में सुरक्षित तैराकी को याद करना कठिन है। उपलब्धता पूर्वाग्रह नेतृत्व कर सकता है। हमें शार्क द्वारा हमला किए जाने का एक अतार्किक डर है। हम अपनी स्मृति में सबसे आसानी से उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ घटित होने की संभावना का अनुमान लगाते हैं। यहाँ सारी जानकारी है और यहाँ है हमारे पास सबसे अधिक उपलब्ध जानकारी, जो कुछ ऐसी हो सकती है जो हमने हाल ही में देखी हो, कुछ समाचारों में हो या कुछ चरम हो। यहाँ एक उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में शार्क द्वारा हमला किए जाने की संभावना 1 मिलियन में लगभग 1 है। और आइए कल्पना करें कि ऐसा होने का यह आपका अनुमानित जोखिम है। आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं शार्क के हमले के बारे में एक समाचार देखते हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आप उसी राज्य में शार्क के हमले के बारे में एक कहानी सुनते हैं जिसमें आप रहते हैं। चचेरे भाई का एक दोस्त आपको बताता है कि उसके चाचा पर पिछले हफ्ते ही शार्क ने हमला किया था। आपके परिवार में किसी पर शार्क ने हमला किया था। कल आप उपलब्ध जानकारी के जितने करीब होंगे, आपको जोखिम का एहसास उतना ही अधिक होगा। तथ्य और आंकड़े वही रहे हैं, लेकिन जानकारी हमारे पास सबसे अधिक उपलब्ध है। हमारे निर्णय लेने के तरीके में बदलाव आता है। उपलब्धता पूर्वाग्रह के साथ हम अपने दिमाग में एक गलत जोखिम मानचित्र लेकर जीवन जीते हैं। हम हवाई जहाज दुर्घटना, कार दुर्घटना या आतंकवादी हमले की संभावनाओं को अधिक महत्व देते हैं और हम कैंसर या मधुमेह से मरने की संभावनाओं को कम आंकते हैं।
We overestimate the chances of an airplane crash, a car accident, or a terrorist attack, and we उपलब्धता underestimate the कैस्केड। chances of dying from cancer or diabetes. कैंडी में पाए जाने वाले रेजर ब्लेड के बारे में एक स्थानीय समाचार कहानी के कारण स्थानीय समुदाय की माताएं चिंतित हो जाती हैं, जिसके कारण चिंतित माताओं के बारे में एक समाचार कहानी बन जाती है जो एक राष्ट्रीय कहानी की ओर ले जाती है, जिसके बाद माता पिता घबरा जाते हैं और अपने बच्चों की कैंडी का निरीक्षण करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः देश भर में ट्रिक या ट्रीटर्स को घर में बनी कैंडी और केक नहीं दिए जाते। यह एक उपलब्धता कैस्केड है, घटनाओं की एक आत्मनिर्भर श्रृंखला है जो अपेक्षाकृत छोटी घटना की मीडिया रिपोर्टों से शुरू हो सकती है और मुख्यधारा की सार्वजनिक दहशत और या बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप तक पहुंच सकती है। लोग विश्वास को इसलिए अपनाना शुरू करते हैं क्योंकि यह सच है या प्रचलित है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह लोकप्रिय है। अधिक सरल शब्दों में कहें तो उपलब्धता कैस्केड एक छोटी सी समस्या के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया है। जब भी हम छोटे जोखिमों का सामना करते हैं तो हम या तो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं होता। एक माता पिता को अपने किशोर बच्चे के घर आने के लिए रात में जागने की इस भावना के बारे में पता हो सकता है। वे जानते हैं कि 99% संभावना है कि सब कुछ हमेशा की तरह ठीक है, लेकिन आपके मन में कुछ गलत होने का एक छोटा सा विचार भी आने से विचारों की एक आत्मनिर्भर श्रृंखला शुरू हो जाती है जो कुछ विनाशकारी घटित होने के बारे में और अधिक विचारों में बदल जाती है, जिससे अंततः घबराहट हो सकती है और तुरंत संपर्क करने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनका बच्चा ठीक है। जब आप समाचार देख रहे हैं तो क्या यह पत्रकारिता का एक उद्देश्यपूर्ण हिस्सा है या सिर्फ एक उपलब्धता कैस्केड है? यह सिर्फ एक उपलब्धता कैस्केड है, एक गैर घटना जो की हो रही है। मीडिया द्वारा इसे तब तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है जब तक कि यह हमारी स्क्रीनों पर न भर जाए और सार्वजनिक आक्रोश न हो जाए। This is just an availability cascade, a non-event that is being inflated by the media until it fills our screens and there's public outcry. संक लागत भ्रांति। तुम अपने मित्र के साथ सिनेमा देखने जाओ। 25 मिनट के बाद आप दोनों को एहसास होता है कि फिल्म भयानक है। आप अपने मित्र की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, यह भयानक है, चलो यहाँ से चले जाओ। वह जवाब देता है, हाँ ऐसा है, लेकिन हमने इन टिकटों पर बहुत खर्च किया है, हम अभी नहीं जा सकते। यह डूबी हुई लागत संबंधी भ्रांति है। आपने पैसा किसी भी तरह से खर्च कर दिया है, चाहे आप रुकें या आप जाएं। एक और उदाहरण हो सकता है कि आपकी कोई प्रेमिका लगातार बेवफा हो, लेकिन आप उसे माफ करते रहते हैं और उसे वापस स्वीकार करते रहते हैं। आप अपने आप से ऐसी बातें कह सकते हैं जैसे, मैंने इस महिला में इतना समय, ऊर्जा और प्यार निवेश किया है, मैं अब उसे छोड़ नहीं सकता। यदि आप स्वयं को यह कहते हुए पकड़ लेते हैं जैसी चीजें, मैं इतनी दूर आ गया हूँ या इस स्टॉक पर इतना खर्च कर चुका हूँ, मैं इसे अब नहीं बेच सकता, जब कीमत गिर रही है तो आप शायद डूब लागत की गिरावट का सामना कर रहे हैं। डूबी लागत में गिरावट विशेष रूप से हो सकती है शेयर बाजार में निवेशकों के निर्णय लेने में बाधा। अधिक तर्कसंगत होने के लिए स्टॉक या संबंध की वर्तमान स्थिति और पूर्वानुमान को देखें और अतीत पर बहुत अधिक ध्यान न दें। धन, समय, ऊर्जा या प्रेम का निवेश। To be more rational, look at the current status and forecast of the stock or relationship and don't put too much weight into the past investments of money, time, energy. आप कौन सा मांस खरीदना चाहेंगे? 99% वसा रहित या 1% वसा? पूछे जाने पर अधिकांश लोग विकल्प ए चुनते हैं, भले ही वे बिल्कुल समान हो। अभी के बारे में कैसे? 98% वसा रहित या 1% वसा? अधिकांश लोग अभी भी विकल्प ए को चुनते हैं। यह फ्रेमिंग प्रभाव है। हम अक्सर एक ही जानकारी से अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे प्रस्तुत किया गया है। इस पर नजर रखें कि विभिन्न समाचार आउटलेट अपनी सुर्खियां और कहानियां कैसे बनाते हैं और कंपनियां अपने ऑफर कैसे तैयार करती हैं। यहाँ हमारे पास $3 में एक छोटे आकार का पॉपकॉर्न और एक बड़ा पॉपकॉर्न है। $7 के लिए तुम किसे चुनोगे? इस मामले में अधिक प्रतिशत सस्ते विकल्प की ओर जाने को इच्छुक हैं। अब मैं तीसरे विकल्प का परिचय देता हूँ। $6.50 का एक मध्यम आकार। अध्ययनों से पता चलता है कि जब दिया जाता है, इन 3 विकल्पों में से बहुत अधिक प्रतिशत बड़े को चुनेंगे क्योंकि वे इसे सबसे मूल्यवान विकल्प के रूप में देखते हैं। छोटी और बड़ी कीमतें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन प्रलोभन आपको बदल देता है। अधिक महंगे विकल्प के प्रति आपकी धारणा और निर्णय लेने को प्रभावित करती है। जब द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने पाठकों को ये 2 विकल्प दिए तो वे परिणामों से काफी निराश हुए। अधिकांश ने चुना सस्ता विकल्प। जब उन्होंने तीसरा प्रलोभन विकल्प पेश किया तो उनकी बिक्री 43% तक बढ़ गई। ऑफर बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन प्रिंट और वेब ऑफर अब अधिक मूल्यवान दिखाई देने लगा। बिल अगले हैं। प्रिय, क्या तुम्हें बिल चुकाने में आपत्ति होगी? यह वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि यह है कि आप इसे कैसे बनाते हैं। क्या आप नकद या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे? यदि साइन पर 5% की नकद छूट दिखाई दे, लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की सुविधा के लिए छूट न मिलने पर उतना बुरा नहीं लगेगा। हालांकि अगर साइन पर 5% का क्रेडिट कार्ड अधिभार दिखाया जाता है तो लोग शुल्क से बचने के लिए इच्छुक होंगे। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर वे बिल्कुल एक ही चीज हैं। 90% संभावना है कि आप इस ऑपरेशन से बच जाएंगे। इस ऑपरेशन से आपकी मृत्यु होने की 10% संभावना है। एक ही परिणाम, अलग अलग ढांचे। हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे कुछ निर्णय लेने के प्रति हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। क्लस्टरिंग भ्रम, क्लस्टरिंग भ्रम।
क्या आपने कभी बादलों में चेहरे देखे हैं? टोस्ट पर यीशु या मंगल ग्रह की चट्टानों पर चेहरे? मानव मस्तिष्क हमेशा हर चीज में पैटर्न और नियमों की तलाश में रहता है। अधिकांश भाग के लिए क्लस्टरिंग भ्रम हानिरहित है, लेकिन इसके कुछ वास्तविक दुनिया निहितार्थ हैं जिन निवेशकों पर भरोसा है। चार्ट के तकनीकी विश्लेषण में डेटा से सभी प्रकार के पैटर्न और भविष्यवाणियां प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है। वे अक्सर पैटर्न को समझते हैं और जोखिम भरा निवेश करते हैं जहां पहले कभी कोई पैटर्न नहीं था। एक्स और ओ की इस स्ट्रिंग को देखने के लिए कुछ समय निकालें। क्या अनुक्रम यादृच्छिक या नियोजित है? भले ही वे पूरी तरह से यादृच्छिक हों, पूछे जाने पर लोग अक्सर अक्षरों के पैटर्न को समझाने के लिए सभी प्रकार के कानूनों या नियमों के साथ आएंगे। पैटर्न पहचान के प्रति अपनी संवेदनशीलता पर काबू पाने के लिए अपने संदेह को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि आपको कोई पैटर्न मिलता है तो अपने आप से पूछें कि क्या यह शुद्ध मौका होने की अधिक संभावना है या क्या मैं क्लस्टरिंग भ्रम में पड़ रहा हूँ। To overcome your sensitivity to pattern recognition, try to regain your skepticism. If you find a pattern, ask yourself if it is more likely to be pure chance or am I falling for the clustering? यदि आप कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़े और फिर आधा मोड़े और ऐसा 50 बार करते रहें तो 50 मोड़ने के बाद वह कितना मोटा होगा? यदि आप कुछ इंच मोटे होने का अनुमान लगाते हैं तो आप थोड़ा भटक जाएंगे, क्योंकि कागज इतना मोटा होगा कि वह लगभग सूर्य तक पहुंच सकता है। रैखिक वृद्धि हमारे लिए सहज है, हालांकि घातीय वृद्धि हमारे लिए समझ से बाहर है। लेकिन ऐसा क्यों है? सीधे शब्दों में कहें तो पहले इसकी जरूरत नहीं थी। हमारे पूर्वजों को मुख्यतः रैखिक अनुभव थे। आइए एक नजर डालते हैं इस काल्पनिक देश पर। इस देश की महंगाई दर 5% है। सहज रूप से अगर हम ईमानदार हों तो हमें कोई वास्तविक अंदाजा नहीं है कि इसका क्या मतलब है। केवल 5% कुछ लोग टिप्पणी कर सकते हैं, यह इतना बुरा नहीं है। इसके बजाय यदि मैं आपसे कहूँ 14 वर्ष में आपका पैसा आज की तुलना में आधा मूल्य का होगा, आप इसे बिना ज्यादा सोचे समझे समझ सकते हैं और यह वास्तव में आपको चिंता करने का कुछ कारण दे सकता है। मानव जाति की सबसे बड़ी कमी हमारी असमर्थता है। घातीय फलन को समझें। अल्बर्ट लेक, संयोजन की शक्ति ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। अल्बर्ट आइंस्टीन, घातीय वृद्धि की शक्ति को स्पष्ट करने के लिए यदि हम एक कण रखें, इस शतरंज की बिसात के पहले खाने पर चावल के, दूसरे खाने पर 2 दाने, तीसरे खाने पर 4 दाने और इसी तरह प्रत्येक अगले खाने पर दानों की संख्या दोगुनी हो जाने पर चावल के कितने दाने होंगे? हमें यह कार्य पूरा करना है। अल्पावधि में घातीय वृद्धि उतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में तेज और तेज गति से होने वाली वृद्धि वास्तव में आश्चर्यजनक है और जल्दी ही बन सकती है। खगोलीय और समझ से परे कार्य को पूरा करने के लिए आपको 18 क्विंटल चावल के दानों की आवश्यकता होगी, जो एक ऐसी संख्या है जिसे हम अपने सिर पर लपेटना भी शुरू नहीं कर सकते हैं, और यह दर्शाता है कि एक छोटा सा चावल कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। किसी चीज की मात्रा तब बढ़ सकती है जब वह घातीय वृद्धि की शक्ति के अधीन हो। घातीय वृद्धि के बारे में सोचते समय यदि आप यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि किसी भी प्रक्रिया को दोगुना होने में कितना समय लगेगा, या आपको किसी ऐसी चीज का वर्णन करने का तरीका चाहिए जो अधिक सहज हो, तो 70 के नियम का उपयोग करें। निवेश पर 10% रिटर्न, आपका पैसा लगभग 7 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। 8% मुद्रास्फीति, लगभग 8.7 वर्षों में आपके पैसे का मूल्य आज के मूल्य से आधा हो जाएगा। यदि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि 5% है तो लगभग 14 वर्षों में उस देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। बेशक इन विकास दरों को स्थिर रहना होगा और दुनिया अनिश्चितताओं और जटिलताओं से भरी है। हालांकि ये केवल यह कहने से कहीं अधिक सहज है कि वर्तमान मुद्रास्फीति दर X% है। घातीय वृद्धि से सावधान रहें। घातीय वृद्धि दर के बारे में कभी भी अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा न करें, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां संभव हो विकास दर को अधिक सहज बनाने का प्रयास करें और एक समय सीमा के साथ रखें। पहली चीज जो आप करने में सक्षम होंगे वह है बदलाव लाना। पहली चीज जो आप करने में सक्षम होंगे वह है बदलाव लाना। वरन प्रभाव आपके लिए दर्शक, आपको यह आश्चर्यजनक लग सकता है कि मैं आपको जानता हूं। आपको इस बात की बहुत जरूरत है कि दूसरे लोग आपको पसंद करें और आपकी प्रशंसा करें। कभी कभी आपको गंभीर संदेह होता है कि आपने सही निर्णय लिया है या नहीं। आप स्वयं को एक स्वतंत्र विचारक के रूप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। कई बार आप बहिर्मुखी, मिलनसार और मिलनसार होते हैं, जबकि अन्य समय में आप अंतर्मुखी, सावधान और आरक्षित होते हैं। तो क्या मैं आपके व्यक्तित्व का वर्णन करने के करीब था? 1948 में बर्ट्रैंड फोरर ने एक प्रयोग किया जिसके तहत लोगों को ज्योतिष पत्रिकाओं में पाए जाने वाले सामान्यीकृत कथनों का वही पाठ दिया गया। फिर उन्होंने प्रत्येक प्रतिभागी से कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिर्फ उनके लिए बयान लिखा है। 86% ने पाया कि पाठ उनके व्यक्तित्व का सटीक वर्णन था। यह बार्नम प्रभाव है। जब हम आसानी से अपने व्यक्तित्व का श्रेय स्पष्ट और सामान्यीकृत बयानों को देते हैं, भले ही वे लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू हो सकते हैं। अगली बार जब आप अपनी कुंडली पढ़ते समय या आप किस प्रकार के आध्यात्मिक जानवर हैं, इस पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी करते समय टिप्पणी करें, हे भगवान मैं भी ऐसा ही हूँ। तो बस याद रखें कि लोग बार्नम प्रभाव के कारण कुंडली, हस्तरेखा पढ़ने और मनोविज्ञान से आसानी से मूर्ख बन जाते हैं।